Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Dimple. I hope you're all healthy, you're all doing good during this time. तो ये एक डेमो वीडियो है क्लास 12 साइकोलॉजी और इसमें मैं चैप्टर नंबर 1 कवर करूँगी जो है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। और इसमें मैं 3 टॉपिक्स कवर करूँगी। फर्स्टली, व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। Secondly, the concept of IQ, intelligence quotient, and thirdly, theories of intelligence. So let's begin. Hi guys, so I'm going to share my PPT with you. ये PPT मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें सारे नोट्स हैं, जो भी टॉपिक्स मैं आज कवर करूँगी उन सबके नोट्स इस PPT में हैं. So let's begin now. ओके, सो सिंस आई एम कवरिंग द टॉपिक ऑफ इंटेलिजेंस, तो पहले हम इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि वो होता क्या है. ठीक है. अब अगर मैं किसी भी पर्सन से पूछूं कि इंटेलिजेंस क्या है, सपोज़ मैं एक स्टूडेंट से पूछती हूँ कि इंटेलिजेंस क्या है, तो वो अपनी लैंग्वेज में आंसर करेगा कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाता है, अच्छे ग्रेड्स लाता है, वो इंटेलिजेंट होता है. बट अगर मैं एक बिज़नेस पर्सन से पूछूं कि भैया इंटेलिजेंस क्या होता है, हु डू यू काउंट एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो वो अपनी लैंग्वेज में आंसर करेगा कि एक इंटेलिजेंट पर्सन वो है, जैसे कि अगर किसी ने बिज़नेस में बहुत सक्सेस पाई है, जो काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है इन दिस फील्ड ऑफ बिज़नेस, जिसको सही जगह इन्वेस्ट करना आता है, जिसके काफ़ी प्रॉफिट्स हुए हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है बिज़नेस में, वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है. ठीक है. तो सब अपने लैंग्वेज में इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग इन अ सेंस. ठीक है. लेकिन अगर मैं साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो इंटेलिजेंस क्या होता है, तो मैंने 3 डेफिनेशंस दिया है. ठीक है. सबसे पहला जो है वो ये है कि इंटेलिजेंस इज़ द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, think rationally and use available resources effectively when faced with challenges. मतलब कि सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड. ठीक है. मतलब कि मेरे आसपास की तो जो दुनिया है मैं इसको समझ रही हूँ. ठीक है. हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, हाउ द वर्ल्ड रन्स. ठीक है. मैं अपने वर्ल्ड को समझ रही हूँ, मेरे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है कि दुनिया कैसे चलती है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग. दैट्स बीइंग इंटेलिजेंट. ठीक है. बट नॉट अलोन. सो सेकंड है थिंक रैशनली, मतलब कि लॉजिकली सोचना, इरैशनली नहीं सोचना. कि अगर मैं बोल दूँ कि एक फ़िश को ट्रेन करके ना पेड़ पे चढ़ाया जा सकता है, तो दैट्स अ वेरी इरैशनल स्टेटमेंट टू मेक. तो रैशनली सोचना भी इंटेलिजेंस में काउंट होता है, थिंकिंग रैशनली, लॉजिकली. ठीक है. फिर है यूज़ अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस. ऑल राइट. नाउ सपोज़ आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है या फिर अकाउंट्स का एग्ज़ाम है और आप जो है स्केल लाना भूल गए एग्ज़ाम में. ठीक है. अब मैथ्स और अकाउंट्स में स्केल की कितनी इंपॉर्टेंस होती है ना, बट आप लाना भूल गए एग्ज़ाम में. तो सबसे पहले आप क्या करोगे. अब एक ऑब्वियस आंसर तो हो गया कि आप आसपास किसी से पूछोगे या टीचर से पूछोगे, जो भी एग्जामिनर है उससे पूछोगे कि मुझे एक स्केल चाहिए, मैं लाना भूल गया. ठीक है. तो वो काफ़ी लॉजिकल आंसर हो गया एक तो. बट सपोज़ किसी के पास एक्स्ट्रा स्केल नहीं है या उस आंसर को रूल आउट कर दें, तो उसके अलावा आप क्या करोगे. आपके पास जो अवेलेबल होगा उस वक्त उनको यूज़ करने की कोशिश करोगे. जैसे कि आपने अपनी ID कार्ड को यूज़ कर लिया एज अ रूलर, है ना. या फिर आप सपोज़ एग्ज़ाम में नहीं तो आप क्लास में बैठे हो, क्लास में आपके पास स्केल नहीं है तो आपने अपनी किसी नोटबुक को यूज़ कर लिया लाइन खींचने के लिए, या फिर किसी बुक को यूज़ कर लिया. या आप घर पे हो तो आपने अपने टीवी का रिमोट यूज़ कर लिया, या फिर अपने मोबाइल को यूज़ कर लिया लाइन खींचने के लिए, है ना. तो ये आपके पास एक, आपके ऊपर एक चैलेंज आ गया कि मेरा एग्ज़ाम है और मैं स्केल लाना भूल गई, तो एक चैलेंज आ गया, एक डिफ़िकल्टी आ गई आपकी लाइफ में, है ना. और इस चैलेंज को आपने सॉल्व किया, इसको फेस किया, डील किया इसके साथ. कैसे डील किया. आपके पास जो रिसोर्सेज उस वक्त अवेलेबल थे उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ किया. ठीक है. यू यूज्ड दोज रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली. यू यूज्ड योर ID कार्ड एज अ सब्सटीट्यूट, एज एन ऑल्टरनेटिव. ठीक है. तो इंटेलिजेंस इज़ द
global capacity to understand the world, think rationally, and use the available resources effectively when faced with challenges. और हाँ, एक और चीज़, जब आपके ऊपर ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में कि डिफाइन इंटेलिजेंस, तो डेफिनेशन में आपको ये लिखना है, जैसे कि ये और ये हो गया कि किस पर्सन ने वो डेफिनेशन दी है, जैसे कि एल्फ्रेड बिने की डेफिनेशन है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि डिफाइन इंटेलिजेंस, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है कोट्स में डाल के, ठीक है, इस डेफिनेशन को कोट्स में लिखनी है और एल्फ्रेड बिने का नाम भी लिखना है। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, तो आप तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो व्हाट इज़ इंटेलिजेंस में, बट डेफिनेशन में आपको पर्सन की डेफिनेशन लिखनी है, या जिसने भी दी है डेफिनेशन कोट्स में डाल के लिखनी है पर्सन के नाम के साथ, ठीक है, ओके। फिर सेकंड ये डेफिनेशन जो है वो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखी हुई है, कि मैंने ये एक्रोनिम डाले हैं इन दोनों के, प्लक एंड JUR, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ है दैट इंटेलिजेंस इज़ द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। तो मैंने इसे एक्रोनिम दिया है प्लक, बिकॉज दिस एक्रोनिम वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू मी, मैंने ये डाल दिया, ठीक है। तो परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। देन एल्फ्रेड बिने ने जो डेफिनेशन दी है इंटेलिजेंस की वो है द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीज़न वेल, ठीक है, JUR, ये एल्फ्रेड बिने की डेफिनेशन है। तो मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। अब IQ क्या होता है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, ठीक है। नाउ विलियम स्टर्न जो है उन्होंने IQ का ये फॉर्मूला दिया था, ओके, और 1912 में इन्होंने ये फॉर्मूला दिया था जो है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज जो है वो इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह से कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, मतलब कि हमारे जो पियर्स हैं, जो भी हमारे एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी और हमारी मेंटल एबिलिटी कितनी सिमिलर है, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक 2 साल का बच्चा जो है उसे क्या क्या आना चाहिए, ठीक है, 2 साल के बच्चों को बोलना आ जाता है, वो उनकी वोकैबुलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी वर्ड्स यूज़ करना सीख जाते हैं वो लोग, है ना। तो एक एज ग्रुप में क्या क्या हमारी मेंटल एबिलिटीज़ आ जानी चाहिए उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, वो हमारी मेंटल एज होती है, ठीक है, कि इस एज में मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ इतनी होनी ही चाहिए मिनिमम अकॉर्डिंग टू द एज, ठीक है, तो वो हमारी मेंटल एज होती है। क्रोनोलॉजिकल एज होती है जो हमारी बायोलॉजिकल एज होती है बाय बर्थ, मतलब कि बर्थ से लेके अब तक मैं कितने साल की हूँ, कितने साल का हूँ, वो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज होती है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला मेंटल एज जो होती है वो IQ टेस्ट वगैरह जो भी थे, जो भी इंटेलिजेंस के टेस्ट हुआ करते थे, उससे कैलकुलेट की जाती थी और उससे IQ निकाला जाता था। और ये जो कंसेप्ट है मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का जो ये टर्म है, ये एल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने दिया था 1905 में, जब इन्होंने सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डिवाइस किया था 1905 में, और 1908 में वो टेस्ट रिवाइज हुआ था, ठीक है। तो उस स्केल का नाम था बिने एंड साइमन इंटेलिजेंस स्केल, ठीक है, इन दोनों ने डेवलप किया था, एल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर साइमन ने। तो और विलियम स्टर्न ने ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला के साथ एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारी जो मेंटल एज होती है वो 18 साल के बाद नहीं बढ़ती है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IQ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल एज, वो 18 के बाद नहीं बढ़ती है। लेकिन हमारी क्रोनोलॉजिकल एज तो हर साल ही बढ़ती है ना। तो अगर मैं 20 ईयर्स की हो गई या 21 ईयर्स की हो गई, लेकिन मेरी मेंटल एज 18 की 18 ही रहेगी, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरी IQ हर साल कम होती जाएगी, है ना। आज अगर मेरा 18/18 है तो मेरी IQ 100 आएगी, लेकिन कल अगर मैं 19 की हो गई, 20 की हो गई, तो मेरी IQ तो हर साल कम होती जाएगी। सो दैट्स नॉट पॉसिबल कि हर साल आपकी IQ कम होती जा रही है, राइट। तो क्या किया जाता था कि जैसे जो 18 साल के ऊपर हुआ करते थे ना, उनकी क्रोनोलॉजिकल एज 18 ही डाली जाती थी, ताकि IQ एवरेज तो आए कम से कम, 100 तो आए कम से कम। बट दैट्स नॉट ऑथेंटिक, राइट, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है IQ कम हो सकती है ड्यू टू सम डिजीज़
या फिर परसेप्चुअल डेफिशिएंसी की वजह से या बहुत सारी चीज़ें होती है ओल्ड एज में जिनकी वजह से IQ लो हो जाती है, लेकिन हर साल तो IQ लो नहीं हो सकती ना। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी इंटेलिजेंस टेस्ट आए थे, जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूँ, वेस आया था, ठीक है। ये एक इंटेलिजेंस स्केल है जो है वेशलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, और इसका एक और वर्जन आया था फॉर चिल्ड्रन जो है विस्क, वेशलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, वेशलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। तो ऐसे बहुत स्केल्स आए थे इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, जिसकी वजह से ये वाले फॉर्मूला की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, ये प्रॉब्लम ना आए। ऑल राइट गाइज, तो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ IQ, इंटेलिजेंस क्वोशेंट। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड जो है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली जो मैं लास्ट के 3 थ्योरीज बताऊंगी, हार्वर्ड, गार्डनर, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, पास मॉडल, ये तीनों जो बताऊंगी, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। इसका ये मतलब नहीं कि ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, बट उन लास्ट के 3 थ्योरीज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन विद द थ्योरीज, सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी वन फैक्टर और यूनिफैक्टर थ्योरी बाय एल्फ्रेड बिने। सो एल्फ्रेड बिने वाज द फर्स्ट पर्सन हु वर्कड ऑन इंटेलिजेंस, और उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो होती है उसमें एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ होती हैं विच कैन बी यूज टू सॉल्व एनी एंड एवरी प्रॉब्लम। मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम उन्हीं सेट ऑफ एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। दोज एबिलिटीज़ कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व एनी एंड एवरी प्रॉब्लम। जैसे कि आपने वो ऐड सुनी होगी ना, 5 प्रॉब्लम्स 1 सोल्यूशन, तो ये वही है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, हम एनी सेट ऑफ एबिलिटीज़ को यूज़ करेंगे, एक वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़, ठीक है, नॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जस्ट वन सेट ऑफ एबिलिटीज़ विच इज़ सिमिलर, विच कैन बी अप्लाइड टू एवरी प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंडली, चार्ल्स प्योमन आए, he gave his 2-factor theory. Charles Purman said that intelligence is not a single entity, ठीक है। उन्होंने ये स्टैटिस्टिकल मेथड लगाया, फैक्टर एनालिसिस, और कहा कि इंटेलिजेंस 2 तरीके की होती है, G फैक्टर एंड S फैक्टर। G फैक्टर वही है जो एल्फ्रेड बिने ने कहा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो कॉमन होती है, जो सिमिलर होती है। तो G फैक्टर वही है, जनरल, जो हर पर्सन के अंदर होती है। पर एक होता है S फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर, जैसे मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, सिंगर्स हो गए। तो S फैक्टर जो होता है वो एक स्पेसिफिक फील्ड में लिमिटेड होता है, कि अगर मैं एक टीचर हूँ, या मैं एक डॉक्टर हूँ, या मैं एक सिंगर हूँ, तो मेरे अंदर जो एक सिंगर बनने की जो भी स्किल्स होंगी वो हर किसी में तो नहीं होंगी, राइट। नॉट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज़ अ सिंगर, नॉट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज़ अ डॉक्टर। सब अपने अपने फील्ड में एक्सेल करते हैं, ठीक है। अगर जैसे जो लोग बिज़नेस में भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस में हर कोई सक्सेसफुल होता है। जिनके अंदर वो बिज़नेस स्किल्स होती हैं, वो S फैक्टर होता है उस पर्टिकुलर फील्ड का, वो सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस उस फील्ड में हाई होती है, तो वो होता है S फैक्टर। एंड दिस वाज गिवन बाय चार्ल्स प्योमन कि जनरल फैक्टर तो होता ही है, एक होता है कि सब में कॉमन होता है, सबके अंदर होता है, बट एक होता है S फैक्टर जो एक स्पेसिफिक फील्ड में होता है बस, ठीक है। नाउ थर्ड जो था वो लुइस थर्स्टन ने दिया था, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। मैंने इसका एक्रोनिम लिखा हुआ है NIMS VW, बिकॉज दिस एक्रोनिम इज़ वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, और क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरीज़ हैं इंटेलिजेंस की, तो बहुत सारे ऐसे नेम्स होंगे जो आपको रिमेंबर करने में डिफ़िकल्ट होंगे, तो मैंने एक्रोनिम्स बना दिए थे इसके। यू कैन यूज़ एक्रोनिम्स अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, जो भी आपको सही लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैंने ये बना दिया NIMS VW, ठीक है। तो मैं एक एक करके ये एक्सप्लेन करूँगी आपको, ओके। सो लेट्स बिगिन विथ न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब है कि मैं बहुत ही ईज़िली नंबर्स को मैनिपुलेट कर सकती हूँ, बहुत
ईज़िली कैलकुलेशंस कर लेती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर लेती हूँ। लाइक किसी ने मुझे कोई कैलकुलेशन दे दी तो मैंने अपने माइंड में ही उसको सॉल्व कर ली, मुझे कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मेरी न्यूमेरिकल एबिलिटी काफ़ी हाई होगी। ठीक है, आपके बुक में भी लिखा होगा दैट स्पीड एंड एक्यूरेसी न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशनल स्किल्स, मतलब आपके जो कैलकुलेशन स्किल्स हैं, जो कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं, उनकी स्पीड काफ़ी हाई है, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हो। और ऐसा नहीं कि जल्दी कैलकुलेट कर लिया तो गलत कर लिया, वो कैलकुलेशंस एक्यूरेट होती हैं, सही होती हैं। ठीक है, फिर है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं, कुछ डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, मैंने कुछ रिसर्च कर लिया, मैंने ऑब्जर्वेशंस की, मैंने डेटा वगैरह कलेक्ट किया और उस डेटा के ऊपर मैंने फैक्ट्स डिराइव किए। बेस्ड ऑन दैट डेटा मैंने फैक्ट्स डिराइव किए। एग्जाम्पल दे देती हूँ कि सपोज़ मेरे पास एक बैग है और मुझे पता नहीं कि बैग के अंदर क्या है। ठीक है, अब मैंने अपना हाथ डाल के देखा तो 1 रुपये का कॉइन आया। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैंने ये कंक्लूड किया कि इस बैग के अंदर कॉइन्स हैं। फिर मैंने दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार हाथ डाला तो हर बार 1 रुपये का कॉइन आया। तो उस डेटा पे फिर मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि इस बैग में जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे 1 रुपये के कॉइन्स हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा सबसे पहला मैंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला कि बैग के अंदर कॉइन्स हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन निकाला कि जितने भी कॉइन्स हैं वो 1 रुपये के कॉइन्स हैं। और इन दोनों पे मैंने कंक्लूजन निकाला कि जो बैग है इसमें सारे 1 रुपये के कॉइन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसका एक ऑपोजिट भी होता है जो इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, वो है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इसका ऑपोजिट है, मतलब कि मेरे पास फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ है। आई हैव सर्टेन यूनिवर्सल ट्रुथ्स, आई हैव सर्टेन फैक्ट्स एंड बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स मैं कंक्लूजन निकालती हूँ। ठीक है, उन फैक्ट्स के बेसिस पे मैं कंक्लूजन निकालती हूँ। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे दैट A इज़ इक्वल टू C, C इज़ इक्वल टू B, देयरफॉर A इज़ इक्वल टू B। तो मेरे पास ये फैक्ट्स थे, यूनिवर्सल ट्रूथ्स थे कि जो A है वो C के बराबर है, C जो है वो B के बराबर है, तो मतलब A जो है वो B के बराबर है। तो होता है डिडक्टिव रीजनिंग जिसमें हमारे पास फैक्ट्स वगैरह होते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग में हम फैक्ट्स डिराइव करते हैं। ठीक है, थर्ड है मेमोरी। ये नाम से पता लग रहा है कि जिनकी ये वाली एबिलिटी हाई होती है तो वो बहुत ही ईज़िली इन्फॉर्मेशन को याद कर सकते हैं, बहुत क्विकली इन्फॉर्मेशन याद करते हैं और बहुत क्विकली एंड एक्यूरेटली उसको रिकॉल भी कर लेते हैं। मतलब मुझे याद रहेगा कि मैंने लास्ट वीक क्या पहना था, मैंने लास्ट वीक क्या खाया था, या सपोज़ मैं क्लास में बैठी हूँ और मैम पूछती है कि बेटा मैंने लास्ट वीक क्या पढ़ाया, कौन सा टॉपिक पढ़ाया, तो मुझे याद रहेगा कि हाँ हमने ये टॉपिक पढ़ा था और उस टॉपिक से हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। मुझे एक्यूरेटली याद है, एकदम सही सही याद है मुझे, और मैंने बहुत जल्दी भी रिकॉल कर लिया। वो हो गया मेमोरी में। फिर है परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड मतलब परसीव करने की स्पीड। परसीव या परसेप्शन जो होता है उसका मतलब होता है नोटिस करना, किसी चीज़ को रियलाइज़ करना। तो मेरी नोटिस करने की स्पीड जो होगी वो काफ़ी हाई होगी, मतलब छोटी से छोटी डिटेल मैं बहुत ही जल्दी नोटिस कर लेती हूँ, बहुत एक्यूरेटली मैं नोटिस कर लेती हूँ उनको। ठीक है, फिर है स्पेशल रिलेशंस। स्पेशल रिलेशंस मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इमेजेस होते हैं या शेप्स हो गए, पैटर्न्स हो गए, मैं उनको अपने माइंड में फॉर्म कर सकती हूँ, विजुलाइज कर सकती हूँ और मैनिपुलेट भी कर सकती हूँ। लाइक मैंने आपसे बोल दिया कि एक एप्पल इमेजिन करो, तो आप विजुलाइज कर लोगे एक एप्पल को, एक 3D इमेज बना लोगे एप्पल की माइंड में, है ना। मैं आपको बोलूँगी इमेजिन करो कि आप एप्पल खा रहे हो, तो वो पूरा पिक्चर आप इमेजिन कर लोगे कि आप खड़े हो, आप एप्पल खा रहे हो, राइट। आप इजीली विजुलाइज कर लोगे। तो जिनकी स्पेशल रिलेशंस काफ़ी अच्छी होती है, ये एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, वो हर चीज़ को विजुलाइज कर लेते हैं ईजिली। ठीक है, जैसे पजल्स वगैरह सॉल्व करते हैं, रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हैं, उनकी स्पेशल एबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्यूब को सॉल्व कर लेते हैं ईजिली वो, है ना।
फिर है वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन मतलब आप स्पोकन लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी होती है कि आप स्पोकन लैंग्वेज को समझ पाते हो। मतलब कि सामने वाला मुझसे क्या कह रहा है, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू कन्वे, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड द पर्सन स्पीच, है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दिए, तो अगर मेरी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन अच्छी होगी तो मैं इंस्ट्रक्शंस से कंफ्यूज नहीं होंगी, मैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस समझ जाऊंगी, आई विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। और मेरी मेमोरी अच्छी होगी तो मैं इंस्ट्रक्शंस याद रखूँगी कि हाँ इस टास्क को ऐसे करना था, इसको ऐसे करना था, समझ गए। फिर है वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी मतलब जो लोग लैंग्वेज को, वर्ड्स को बहुत फ्लुएंटली बोल सकते हैं, या बहुत जनरली भी जो लोग बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, जैसे किसी को स्पीच देनी है तो वो ऑन द स्पॉट स्पीच दे रहे हैं, दे डिड नॉट प्रिपेयर फॉर इट, ऑन द स्पॉट बोले जा रहे हैं, फ्लेक्सिबली बोल रहे हैं, फ्लुएंटली बोल रहे हैं, तो उनकी वर्ड फ्लुएंसी काफ़ी हाई होगी। ठीक है, तो ये था NIMS VW 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ बाय लुइस थर्स्टन। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन। ये है हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बाय आर्थर जेनसन। तो आर्थर जेनसन सेड कि जो हमारी मेंटल एबिलिटीज़ हैं, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, उसके 2 लेवल्स होते हैं। एक होता है लेवल 1 विच इज़ एसोसिएटिव लर्निंग, और एक होता है लेवल 2 कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। एग्जाम्पल दे देती हूँ एक, जैसे मैंने आपको लास्ट वाली साइड में बताया NIMS VW वाला, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंडक्टिव रीजनिंग, ये सब मैंने बताया आपको। तो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, ये जो टाइटल्स हैं, जितने भी ये वर्ड्स हैं, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इनको एग्जैक्टली वैसा ही लिख के आओगे ना, इनमें कोई चेंजेस नहीं करोगे, राइट। जो आपने वर्ड्स देखे उनको वैसा का वैसा लिख के आओगे, लेकिन उनकी जो एक्सप्लेनेशन होगी, जो डिटेल लिख के आओगे उनके अंदर, वो अपने वर्ड्स में लिखोगे। मैं आपको जो वीडियो में समझा रही हूँ या जो आप बुक्स में पढ़ते हो, आप वैसा का वैसा तो लिखोगे नहीं, है ना। अपने वर्ड्स में उसको ट्रांसफॉर्म करके जो भी आपको इनपुट मिल रहा है इस वीडियो के थ्रू, जो भी ऑडिटरी विजुअल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसको अपने वर्ड्स में ट्रांसफॉर्म करके अपने वर्ड्स में लिख के आओगे। तो जो फर्स्ट वाला मैंने बताया कि जो आप वर्ड्स लिखोगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सब वो हो गया एसोसिएटिव लर्निंग, जिसमें जो आपको इनपुट मिलता है ना, वो आउटपुट के बराबर होता है। ठीक है, जो वर्ड्स आपने देखे उसको एग्जैक्टली वैसा का वैसा लिख के आओगे, पर उसके अंदर की जो डिटेल्स लिखोगे वो अपने वर्ड्स में लिखोगे। तो वो हो गया कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, जिसमें आप इनपुट को ट्रांसफॉर्म करके एक इफेक्टिव आउटपुट बनाते हो। ओके, ये समझ में आ गया, काफ़ी छोटी सी थ्योरी थी। सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल बाय JP कल्फोर्ड। नाउ व्हेन आई वाज इन 12th, तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई थी इस थ्योरी को समझने के लिए। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, नॉट गोना लाई, लेकिन मैं बिल्कुल पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। मैंने जैसे समझा था, बहुत कोशिशों के बाद मैंने जितना समझा था मैं आपको समझा सकती हूँ वैसा। ठीक है, आई विल ट्राई दैट। सो लिसन केयरफुली जो मैं बताने जा रही हूँ। सो JP कल्फोर्ड सेड, जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती हैं, इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स होती हैं, उनमें 3 डिमेंशंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहला उन्होंने बताया ऑपरेशंस, कंटेंट्स, देन प्रोडक्ट्स। तो ऑपरेशंस वही हो गए जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ होती है, जो हमारे मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, कॉग्निटिव ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जन प्रोडक्शन। इन्होंने 6 दिए। इन्होंने बताया कि 6 × 5 × 6 है, तो ये 6 हैं ऑपरेशंस, कंटेंट्स 5 हैं और प्रोडक्ट्स 6 हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो में आप जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने माइंड में, है ना। तो वो आगे मेमोरी रिकॉर्डिंग एग्जाम्पल है, ये मेमोरी रिकॉर्डिंग हो गया वो, कि आप उसको अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, अब कंटेंट वो हो गया जिन चीज़ों पे आप ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं ना, उनका नेचर क्या है।
जैसे कि आप मेमोरी रिकॉर्डिंग किस चीज़ की कर रहे हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका नेचर क्या है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, विजुअल एंड ऑडिटरी। मैं जो बोल रही हूँ वो ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन हो गई, और जो आप इसमें देख रहे हैं पीपीटी में वो विजुअल इन्फॉर्मेशन हो गई, राइट। तो वो हो गया नेचर ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन है वो है विजुअल एंड ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। और उस इन्फॉर्मेशन पे आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं मेमोरी रिकॉर्डिंग वाली। इतना समझ में आ गया, जैसे इसमें लिखा हुआ है ये विजुअल एंड ऑडिटरी, ठीक है, इतना समझ आ गया। नाउ प्रोडक्ट वो होता है जो हमारा आउटकम होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन की मैंने मेमोरी रिकॉर्डिंग की है, अब उसको मैं किस फॉर्म में अपने माइंड में स्टोर करूँगी। मैंने अपने दिमाग में कैटेगरीज बना ली कि ये न्यूमेरिकल है, ये वर्बल है, ये स्पेशल है, मैंने कैटेगरीज बना ली, ठीक है। तो ये वही हो गया, जैसे यूनिट्स, क्लासेस, सिस्टम्स आपने अपने माइंड में बना दिए। जो भी आपने मेमोरी रिकॉर्डिंग की इन्फॉर्मेशन की, उसका आउटकम क्या आया, आपने अपने दिमाग में कैटेगरीज बना ली। वो कैटेगरीज प्रोडक्ट है, आउटकम है, इस रिकॉर्डिंग का आउटकम है जो भी आपने कैटेगरीज बनाई है, वो हो गया प्रोडक्ट। मैंने पीपीटी में जो पढ़ा, मैंने इनसे ये इम्प्लाई किया, ये मेरे इम्प्लीकेशंस हो गए। इसको पढ़ने के बाद मैंने ये इम्प्लाई किया है, मैंने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करके अपने माइंड में स्टोर कर लिया, मैंने इनके बीच में ये रिलेशन निकाला है, ठीक है। तो वो हो गया आउटकम, वो हो गया प्रोडक्ट। एंड ही सेड, उन्होंने ये दिया था 6 × 5 × 6 कि 6 ऑपरेशंस हैं, 5 कंटेंट है एंड 6 प्रोडक्ट हैं। कूल। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्लाइड। ये है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बाय हार्वर्ड गार्डनर, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार हो गई। ऑलराइट, सो मैंने इसका भी एक्रोनिम बनाया है जो मुझे काफ़ी इजी लगा पढ़ने में, क्योंकि इसमें 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हैं। तो मैंने बनाया है मिनिमम बिल्स, आई कॉल इट मिनिमम बिल्स। तो मैंने लिखा हुआ है MINBISS, मिनिमम बिल्स बुलाती हूँ मैं इसको, ठीक है। नाउ ये 6 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, इसका मल्टीपल इंटेलिजेंस का 6 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नाउ हार्वर्ड गार्डनर सेड दैट ब्रो, एक टाइप की नहीं, 2 टाइप की नहीं, 7 टाइप की नहीं, 8 अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है। और ये जितने भी 8 के 8 इंटेलिजेंस हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब अगर मैं म्यूज़िकल में हाई हूँ ना, तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं बाकी सब में कम हूँ। मेरे अंदर इनमें से 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 8 के 8 भी हो सकती हैं, और मैं 8 के 8 इंटेलिजेंस के टाइप्स में हाई हो सकती हूँ। मैं म्यूज़िकल में भी अच्छी हूँ, मैं इंटरपर्सनल में भी अच्छी हूँ, मैं सब में अच्छी हूँ, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि अगर मैं एक में हाई हूँ तो दूसरे में लो हो जाऊँगी, नहीं, दे ऑल ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे डू नॉट डिपेंड ऑन वन अनदर, ठीक है। इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं आपस में, ठीक है। नाउ आई विल फर्स्ट डिस्क्राइब म्यूज़िकल। तो म्यूज़िकल जो लोग इस इंटेलिजेंस में हाई होते हैं, वो लोग म्यूज़िकल पैटर्न्स, रिदम्स, साउंड बहुत ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। दे ईजिली नोटिस डिफरेंट चेंज इन पैटर्न्स, चेंज इन रिदम। जैसे कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, जगजीत सिंह जी, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, राइट, दे आर वेरी हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। सेकेंडली, इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल का मतलब है कि मैं सामने वाले की इमोशंस, उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ सकती हूँ, ठीक है। आई एम एम्पैथेटिक, मैं अपने आप को उस पर्सन की जगह रख सकती हूँ, उसकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ। आई कैन हैंडल रिलेशनशिप्स वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से रिलेशनशिप्स को हैंडल कर सकती हूँ, सोशल रिलेशनशिप्स को हैंडल कर सकती हूँ। मेरे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इन सब का मतलब है कि मेरे इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं, जिनको हम सोशल स्किल्स भी बोल सकते हैं, कि आप सामने वाले के इमोशंस को समझ रहे हो, काफ़ी अच्छे से समझ रहे हो, आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों से। अब लोग जो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उनको समझ सकते हो। आप रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेते हो, हैंडल कर लेते हो, ठीक है। उनके इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे कि जो सेल्स पर्सन होते हैं ना, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होते हैं,
वो ईज़िली लोगों को मैनिपुलेट कर लेते हैं ख़रीदने में। वो सही, उनको पता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है सामने वाले से, कैसे उनके इमोशंस के साथ खेलें। जैसे एड्स आती हैं ना, कुछ एड्स होती हैं जो आपके इमोशन के साथ खेलती हैं ताकि आप उन चीज़ों को खरीदो, प्रोडक्ट्स को खरीदो। ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए। नाउ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हो गई कि मैं और मेरा जो इन्वायरमेंट है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, मैं अपने नेचुरल वर्ल्ड को समझ सकती हूँ, जो भी नेचुरल वर्ल्ड के फीचर्स हैं उनको समझ सकती हूँ। मेरा क्या रिलेशनशिप है इस वर्ल्ड के साथ, नेचुरल वर्ल्ड के साथ, आई एम अवेयर ऑफ दैट। जैसे कि जो लोग बॉटनिस्ट वगैरह होते हैं, गार्डनर्स होते हैं, उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होती है, राइट। या ऐसे बहुत शोज़ हैं जो ये दिखाते हैं, लाइक मैन वर्सेस वाइल्ड, ये जो शोज़ हैं मैंने देखे नहीं कभी, बट आई डिड वॉच दिस वन मूवी जिसका नाम है इनटू द वाइल्ड, एंड इन दैट द पर्सन जस्ट वॉन्डर्स ऑफ इनटू द वाइल्ड। वो ऐसे फॉरेस्ट वगैरह में जाते हैं एंड ही इज़ ट्रेंड कि कैसे तुम्हें एनिमल्स को हंट करना है, किन एनिमल्स को हंट करना है, किन को नहीं करना है, एंड आफ्टर हंटिंग हाउ आर यू सपोज टू ईट इट। और क्योंकि किसी भी फॉरेस्ट में, जंगल में या वाइल्ड एरिया में यू सर्वाइव ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। तो ही बिकम्स अवेयर कि मुझे कौन से प्लांट्स खाने चाहिए, कौन से प्लांट्स पॉइजनस हैं, कौन से अच्छे प्लांट्स हैं जिनको खा सकते हैं, जो एडिबल हैं। ठीक है, सो दैट्स लाइक यू आर वेरी गुड विथ योर नेचुरलिस्टिक स्किल्स। आपकी इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होती है कि आप नेचुरल वर्ल्ड को समझ सकते हो, उनके फीचर्स को समझ सकते हो, और आपका क्या रिलेशन है इस वर्ल्ड के साथ, नेचुरल वर्ल्ड के साथ। यू आर अवेयर ऑफ दैट, यू आर अवेयर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, फिर आ गया बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो इसका मतलब है कि आप अपने बॉडी के पार्ट्स को बहुत फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकते हो और बहुत क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि जो लोग योगा करते हैं, डांस करते हैं, राइट, लाइक सुष्मिता सेन, शिल्पा शेट्टी एंड मैनी मोर डांसर, जो लोग योगा करते हैं, डांस करते हैं, राइट। तो ये लोग अपने बॉडी के पार्ट्स को कितना फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकते हैं, कितना क्रिएटिवली यूज़ करते हैं अपने बॉडी के पार्ट्स को, राइट। नॉट एवरीवन कैन डू दैट, आई मीन या दे कैन डू दैट आफ्टर ट्रेनिंग। जैसे मैंने बोला कि अगर आप म्यूज़िकल में हाई हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी और में लो होगे। अगर मैं एक अच्छी म्यूजिशियन हूँ, अगर मैं सोनू निगम हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं सुष्मिता सेन नहीं बन सकती। यू गेटिंग माई पॉइंट कि अगर मैं किसी एक चीज़ में हाई हूँ, मैं दूसरे में भी बन सकती हूँ आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर प्रैक्टिस, आई कैन। अब कुछ लोगों के अंदर ही नेचुरली होता है, दे आर बॉर्न विद दिस, ठीक है, बट दैट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट अचीव इट, राइट। ऑल राइट, देन मूविंग ऑन विथ इंटरपर्सनल स्किल्स। तो ये इंटरपर्सनल का उल्टा है। इंटरपर्सनल में क्या था कि आप दूसरों के फीलिंग्स को, इमोशन को समझ सकते हैं और एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम, आप सोशल रिलेशंस को अच्छा हैंडल कर सकते हैं। इंट्रापर्सनल मीन्स कि आप अपने अंदर आपके इमोशंस क्या, आपकी फीलिंग्स क्या है, उससे अच्छे से समझ सकते हैं। सेल्फ टॉक, यू हैव हर्ड ऑफ सेल्फ टॉक, कि लोग अपने आप को मोटिवेट करने के लिए खुद से बात करते हैं, विच इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू फॉर योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, यू आर अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। आप अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने फीलिंग्स को समझते हैं। आप जानते हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, किस पाथ में जाना है, यू आर नॉट भटका हुआ। ऑल राइट, सो दैट्स इंट्रापर्सनल स्किल्स। देन लॉजिकल मैथमेटिकल, जैसा मैंने लुइस थर्स्टॉन की थ्योरी में बताया था, तो इट्स सिमिलर टू न्यूमेरिकल एबिलिटी, कि आपके अंदर मैथमेटिकल स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज अच्छी हैं, आप नंबर्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशंस करते हो, आप लॉजिकली सोचते हो। जैसे मैं लॉजिकल मैथमेटिकल, आप लॉजिकली सोचते हो, ठीक है, रैशनली सोचते हो आप, और आपका थिंकिंग काफ़ी साइंटिफिक होता है। जैसे ये एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, या आपकी बुक में लिखा हुआ होगा दैट नोबेल प्राइज़ विनर्स। तो इन सब की लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी होती हैं। मैथमेटिकल स्किल्स तो वही हो गई, कैलकुलेशंस वगैरह आ गए, नंबर्स वगैरह आ गए, नंबर्स को मैनिपुलेट करना,
और लॉजिकल थिंकिंग, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, सॉरी, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक वही हो गया जो मैंने उसमें बताया था, वर्ड फ्लुएंसी वाला। तो जिनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है वो बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, राइट। लाइक आई सेड, पीपल हु गिव स्पीचेस ऑन द स्पॉट विदाउट एनी प्रिपरेशन, दे स्पीक फ्लुएंटली, दे हैव गुड वोकैबुलरी, दे डू नॉट स्टैमर, उनकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, उन्हें वो बहुत जल्दी जल्दी वर्ड्स को फॉर्म कर लेते हैं। जैसे पोएट्स होते हैं ना, जो शायरी बोलते हैं, जो पोइट्री करते हैं, वो ऑन द स्पॉट शायरी बोल देते हैं, ठीक है। वर्ड्स जो हैं, सेंटेंसेस जो है अपने आप दिमाग में आ जाते हैं, तो उनकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है। स्पेशल इंटेलिजेंस वही हो गया जो मैंने उसमें स्पेशल रिलेशंस बताए थे, कि लोग जो है, जो स्पेशल इंटेलिजेंस जिनकी हाई होती है, वो लोग ऑब्जेक्ट्स को, इमेजेस को, पैटर्न्स वगैरह को, शेप्स वगैरह को माइंड में बहुत ईजिली फॉर्म कर लेते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया, जो रूबिक्स क्यूब बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, उनकी स्पेशल इंटेलिजेंस हाई होती है। या जो पायलट्स होते हैं, या जो भी ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, जैसे बस ड्राइवर्स होते हैं, बस में कितने सारे बच्चे होते हैं स्कूल के, लेकिन उनको सबका घर याद रह जाता है एक बार में, कि बच्चा यहाँ रहता है, वो वाला बच्चा वहाँ रहता है, सब कुछ याद रह जाता है उनको, क्योंकि वो अपने माइंड में एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। दे हैव दिस एबिलिटी, ठीक है। सो दीज वर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जिनको मल्टीपल इंटेलिजेंस बोला गया है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, क्योंकि all of them can coexist in a single person, right? All right, so moving on with the triarchic theory of intelligence, it has been given by Robert Sternberg. तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा कि इंटेलिजेंस 3 टाइप्स की होती है, कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कंटेक्चुअल। और हाँ, ये थ्योरी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। सो मूविंग ऑन विद कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, इसको कॉम्पोनेंशियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 3 कॉम्पोनेंट्स होते हैं, और इसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको टास्क की, या जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसका एनालिसिस करते हैं, मतलब उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं उस इन्फॉर्मेशन का। ऑलराइट, और इसको करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है नॉलेज एक्विजिशन कॉम्पोनेंट। मुझे जो टास्क मिला है, उस टास्क को परफॉर्म कैसे करना है, उसका नॉलेज एक्वायर करूँगी कि मुझे टास्क में करना क्या है। बिफोर आई परफॉर्म इट, आई विल हैव टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ हाउ टू परफॉर्म इट, ओके। फिर मुझे पता चल गया कि मुझे टास्क में क्या करना है, और अब मैं प्लान करूँगी कि मुझे उसको परफॉर्म कैसे करना है। तो वो हो गया मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट। आई नो व्हाट टू डू, बट आई विल प्लान ऑन हाउ टू डू इट, ठीक है। आई विल स्टार्ट प्लानिंग ऑन हाउ टू डू इट। एंड परफॉर्मेंस कंपोनेंट इज डूइंग इट, परफॉर्मिंग इट, ठीक है। आपको पता चल गया कि करना क्या है टास्क में, आपने प्लानिंग कर ली कि कैसे करना है उसको, फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना हो गया परफॉर्मेंस कंपोनेंट, या परफॉर्मिंग इट। फिर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने सेकंड टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताया, एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, क्योंकि हम इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस यूज़ करते हैं नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कोई नई डिफ़िकल्टी आई है, कोई नया प्रॉब्लम आया है जो आपने पहले कभी सॉल्व नहीं किया, तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस यूज़ करते हो कि पास्ट में ये सोल्यूशन काम किया था, अब इसी सोल्यूशन को क्रिएटिवली यूज़ करूँगा, नए वे में यूज़ करूँगा इस नए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो हो गया एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली। ऑलराइट, फिर कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये लोग काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, इनके अंदर बिजनेस सेंस होता है। लाइक सपोज़ मैं अपने सिटी को छोड़ के किसी नई सिटी में गई हूँ जहाँ मैं किसी को नहीं जानती हूँ, तो अगर मेरी कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस हाई होगी, आई विल बी एबल टू सर्वाइव देयर, राइट। मैं वहाँ की लैंग्वेज नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी सर्वाइव कर लूँगी, मेरे पास जो एनवायरनमेंट में होगा उसको यूज़ करके,
I will easily adapt to my environment. I will face those challenges in my environment easily. तो ऐसे लोग काफ़ी स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं. ऑलराइट, अडेप्टिंग टू योर कंटेक्स्ट और इन्वायरमेंट. कंटेक्स्ट का मतलब होता है योर सेटिंग, योर इन्वायरमेंट. ऑलराइट, सो दिस वाज द ट्रैकिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. नाउ मूविंग ऑन, ये है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस विच इज़ गिवन बाय J.P. दास, जैक नैगलियरी एंड कर्बी in 1994. तो इसको पास मॉडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि P इज़ फॉर प्लानिंग, A इज़ फॉर अटेंशन अराउजल, S इज़ फॉर साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग एंड द अदर S इज़ फॉर सक्सेसिव प्रोसेसिंग. बट द स्टेप्स गो लाइक, पहले आता है अटेंशन अराउजल, फिर आता है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग, फिर आता है प्लानिंग. ये मॉडल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी. सपोज़ आपका कल इंटरव्यू है जॉब का और आपके पास मेल आया है. तो उस मेल को ओपन करके यू गेट अराउज्ड. थोड़ी सी नर्वसनेस होगी, थोड़ा एक्साइटमेंट होगा कि कल इंटरव्यू है, ओ माय गॉड, राइट, यू गेट अराउज्ड. और उसी अराउजल की वजह से आप वो मेल पढ़ोगे कि मेल में लिखा हुआ क्या है, क्या डिटेल्स हैं इंटरव्यू के, कब है इंटरव्यू, कितने बजे है इंटरव्यू, कहाँ है, राइट. इन सब चीज़ों पे अटेंशन फोकस करोगे. नाउ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर योर इज़ दैट अटेंशन फोकस करने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ अराउजल ज़रूरी होता है. अगर सपोज़ मुझे उस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उस इंटरव्यू में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या उस ईमेल को पढ़ के मैं अराउज होंगी? नॉट एट ऑल, बिकॉज दैट थिंग इज़ अनइम्पॉर्टेंट फॉर मी. वाई वुड इट अराउज मी? ठीक है, तो अगर मैं अराउज ही नहीं होंगी तो क्या मैं उस ईमेल पे, उस मेल पे अटेंशन फोकस करूँगी कि क्या लिखा हुआ है? नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. सो मिनिमम लेवल ऑफ अराउजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अटेंशन फोकस करने के लिए इसी चीज़ पे. अब मेरा इंटरव्यू है कल जॉब का, तो आई विल फोकस ऑन सर्टन थिंग्स. जैसे ये आ गया साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग. इंटरव्यू के लिए मुझे प्रिपेयर करना है, तो इंटरव्यू में मुझे पता है कि ये कोर्स आ रहा है, तो अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर लूँगी. ठीक है, सपोज़ जॉब का नहीं तो किसी कॉलेज का इंटरव्यू ले लो, तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर लूँगी. तो मैं जो पढ़ रही हूँ अब, या तो मैं उसको मेमोराइज़ करूँगी एक एक चीज़ को, या फिर उसको रीड करके अपने वे में समझने की कोशिश करूँगी. तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हो गया कि जो भी आप चीज़ पढ़ते हो ना, उसको रिलेट करते हो एक दूसरे के साथ. ठीक है, उसका मतलब समझते हो, या जो आपके मेमोरी में इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है ना, उसके साथ रिलेट करते हो. ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करते हो. यू स्टार्ट रिलेटिंग देम. सक्सेसिव प्रोसेसिंग हो गया कि आप चीज़ों को सक्सेसिव वे में याद कर रहे हो. लाइक सपोज़ मैंने आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे दिया और मैंने आपको बोल दिया कि ये कुछ नेम्स हैं, लिस्ट ऑफ नेम्स हैं, इनको मेमोराइज़ करो, फिर आपको इन नेम्स को बिना देखे लिखना है. तो आप उनको मेमोराइज़ करते हो और वैसा का वैसा बाद में जाके लिखते हो. तो हो गया सक्सेसिव प्रोसेसिंग. आपको एक नाम याद आता है तो उसी नाम से दूसरा नाम याद आ जाता है, क्योंकि आपने उस सीक्वेंस में याद किया है. तो हो गया सक्सेसिव प्रोसेसिंग. फिर प्लानिंग. अब मुझे इंटरव्यू के लिए, अब मैंने पढ़ लिया, अब मुझे इंटरव्यू के लिए प्लान करना है. ठीक है, कि कैसे मैं बोलूँगी, क्या क्या बोलूँगी, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं. आई विल स्टार्ट टू प्लान फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, या मुझे जो भी पढ़ना है उसके बारे में प्लानिंग करूँगी कि मुझे अब ये सब पढ़ना होगा, ये सब करना होगा मुझे फॉर द इंटरव्यू. ठीक है, और प्लानिंग में फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हो. लाइक आपने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया फ़ोन में, फिर देखा, और अगर आपको सही लगता है तो आप यू गो विथ इट, अदरवाइज यू चेंज इट. आप देखते हो कि ये चीज़ इफेक्टिव है कि नहीं है. ठीक है, वेदर इट विल वर्क और नॉट. एंड इफ इट वर्क्स यू इम्प्लीमेंट दैट प्लान, इफ इट डजंट वर्क यू मॉडिफाई इट. ओके, सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, पास मॉडल. एंड मैं इसी के साथ क्लास को एंड करती हूँ. I hope you guys enjoyed this video and you were able to understand the concepts that I explained. If you have any doubts or queries regarding the topics that I covered, then please drop it down in the comment section below. I will definitely answer them.
So thank you so much for watching this video and have a great day.